हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ से फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सीखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट होता है। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो इतने ही इंफॉर्मेशन से हमें तीनों चीज़ पता लगाना है। फाइन, ये एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बट द कॉन्सेप्ट हियर इज़ वेरी मच नीडेड। फाइन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दिया हुआ है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ₹1,50,000, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस ₹1,70,000। ये दोनों करंट एसेट्स हैं। फाइन, एक ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज ₹80,000, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल ₹1,20,000, देन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ₹3 lakh, repayment of long-term loan ₹5 lakh and net profit for the year ₹20,000. Now यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि which item is related to which activity. Okay? Now डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज तो आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए यूज होगा, ये भी कैश फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है, ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड है। फाइन, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस को हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट स्टेप में यूज करना होता है। हालांकि ये भी करंट एसेट्स हैं, लेकिन इसे हम ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के समय यूज नहीं करते हैं। इसे लास्ट स्टेप में इसका ट्रीटमेंट होता है। वो कैसे? लेट अस सी दिस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 39, शुरुआत हमेशा होती है सरप्लस से। फाइन, सरप्लस दैट इज नेट प्रॉफिट है ना, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज हाउ मच? ₹20,000। सो ये 20,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ही है। फाइन, क्योंकि इसका कुछ डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज द फिगर। एंड नाउ इन दिस वी हैव टू एड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी कैन से दिस दैट दिस नेट प्रॉफिट और दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। सो इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसमें जो 2 आइटम करंट एसेट्स से रिलेटेड दिए हुए हैं, और ये दोनों ही यहां पर ऐड होने वाले हैं। फाइन, दैट इज डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। सो इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहे हैं 80,000 रुपीज के, और बिल्स पेबल इंक्रीज हो रहे हैं ₹1,20,000 के। तो इस तरीके से ये हो गया 2 लाख रुपीज का, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो रिवर्स है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, वो है ही नहीं, बस इतना ही है। तो हम इतने से ही इसको सम अप कर देते हैं, और ये हो गया 2,20,000। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स। फाइन, और ये है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज कैश इनफ्लो, और ये है 3 लाख रुपीज का।
सो 3 लाख रुपीज़ इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब थर्ड एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड से मिलता है, और यहाँ पर सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है और रीपेमेंट है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, and this is cash outflow, and this is for rupees 5 lakh। सो ये कैश आउटफ्लो है, इसलिए उसको निगेटिव में शो किए। अब हम नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। फाइन, दिस इज व्हाट ए प्लस बी प्लस सी। सो ए प्लस बी प्लस सी इज कमिंग हाउ मच, 20,000 रुपीज। फाइन, ये जो 20,000 रुपीज़ आ गया, ये नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब हम यूज़ करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस का, तो इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि एक करंट एसेट है, और ये है ₹1,50,000 का। अब इसे ऐड करने से आ गया ₹1,70,000, और ये 1,70,000 ही क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में यूज करना है। ओपनिंग को ऐड करने से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिसीव का अमाउंट हमें मिलना चाहिए। फाइन, सो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार है। Now let us see question number 40. From the following balance sheet of Young India Limited, prepare cash flow statement. Particulars, note number 31st March 2022, that is the closing date, and 31st March 2021, that is the opening date. आपको डेट हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार कॉलम रिवर्स रहता है। सो आपको प्लस करने के बदले आप माइनस करते जाएंगे। फाइन, सो बी पर्टिकुलर अबाउट द डेट्स गिवन। सो यहाँ कंप्लीट बैलेंस शीट ही दी हुई है, और इसी को हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़कर के 2,50,000 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें कि सरप्लस या करंट ईयर का प्रॉफिट है 82,000 से बढ़कर के 1,83,000 हो गया। फाइन, देन नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15% डिबेंचर्स 50,000 से बढ़कर के 80,000 हो गया, दैट इज कैश इनफ्लो। देन करंट लायबिलिटीज में दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स 1,10,000 से बढ़कर के 1,50,000 हो गया, एंड अदर करंट लायबिलिटीज 20,000 से कम होकर के 12,000 हो गया। सो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि विच आइटम इज रिलेटेड टू विच एक्टिविटी। वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। सो यहाँ जो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइन, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज आर व्हाट, दे आर करंट लायबिलिटीज, मतलब ये वर्किंग कैपिटल है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। फाइन, सो ये बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस शीट का हर आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो, तभी जाकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। तो आपको हर आइटम को पहचानना चाहिए कि वो कौन से एक्टिविटी से रिलेटेड है। फाइन, वैसे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें शेयर होल्डर्स फंड और करंट नॉन करंट लायबिलिटीज को ही लेना रहता है, लेकिन कई बार इसमें भी कुछ डिटेल्स हो सकते हैं, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, और ये शेयर होल्डर्स फंड का ही हिस्सा है, लेकिन इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। और बाकी का जो शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। और बाकी का बैलेंस शीट है सेकेंड पार्ट एसेट्स, उसमें नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है।
नॉन करंट एसेट्स के पूरे इंफॉर्मेशन को हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के रूप में लेना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइन, बट अगर डेप्रीशिएशन यहाँ से फिगर आउट होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है। उसी तरीके से करंट एसेट्स वगैरह जो है, ये करंट एसेट्स को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करना होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट स्टेप ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज होता है, तो इसे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज नहीं करना होता है। सो लेट अस सी द डिटेल्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,17,000 से बढ़ करके 2,74,000 का हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 55,000 से इंक्रीज होकर के 68,000 का हो गया। इन्वेंट्रीज 1,50,000 से बढ़ करके 2,06,000 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 70,000 से बढ़ करके 70,000 से कम होकर के 32,000 का हो गया। एंड कैश इक्विवेलेंट्स 70,000 से बढ़ करके 95,000 हो गया। सो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और हम तीनों एक्टिविटी को ऐड करेंगे तो ये 95,000 ही हमारा आंसर रहेगा। फाइन, और हमें अलग अलग एक्टिविटीज का अमाउंट कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑर्डर में ही हम कैलकुलेट करेंगे। और उसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 95,000, दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो सॉल्यूशन 40 इन द बुक्स ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट वी विल प्रिपेयर। और सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें सरप्लस यूज करना है। सरप्लस इज द करंट ईयर्स प्रॉफिट एक्चुअली, है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट। और ये शेयर होल्डर्स फंड में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में 82,000 से बढ़ करके 1,83,000 का हो गया। मतलब ये हो गया, डिफरेंस दोनों का लेना है। देखिए 1,83,000 से बढ़ करके हो गया है और पहले था 82,000 का। सो 1,01,000 रुपीज का बचा हुआ है। फाइन, अब और कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स नहीं है, रिलेटेड टू एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स नहीं है। फाइन, डिविडेंड भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है। सो दिस इज अवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ गया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और ओपनिंग बैलेंस 50,000 पर रिकमेंडेड इंटरेस्ट है 15%, यही हमें देना है। और यह है 7,500। हालांकि डिबेंचर्स इंक्रीज हुए हैं, बट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज ऑलवेज टू बी टेकन एट द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो यह आएगा 1,08,500 और इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहां हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट यहां पर नहीं होगा। फाइन, एंड जो कैश इनफ्लो है उसे ऐड करना है और जो कैश आउटफ्लो है उसे हमें लेस करना है। सो देखिए ट्रेड पेएबल्स, है ना, ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 40,000 रुपीज से, सो दैट इज कैश इनफ्लो। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, 38,000 रुपीज से डिक्रीज हो रहे हैं। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, है ना। उसी तरीके से करंट एसेट्स जो इंक्रीज हो रहा है वो है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आर इंक्रीजिंग बाय ₹56,000 और अदर करंट लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अदर करंट लायबिलिटीज इज डिक्रीजिंग बाय 8,000। सो ये दोनों को हमें कैश आउटफ्लो लेना है और इसे ऐड करेंगे, आएगा 78,000 रुपीज और यहां 64,000 रुपीज।
So when we add this, we get 1,22,500. This is the first part of cash flow statement, which is cash flow from operating activities या कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब सेकेंड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स को देखना है, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि इट इज कैश आउटफ्लो, खरीदा जा रहा है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतने का है। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सो इट इज कैश आउटफ्लो। बस यही दो आइटम है। हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए सिर्फ नॉन करंट एसेट्स पे ही ध्यान देना है, और टोटल हो गया कैश आउटफ्लो ऑफ 1,70,000। फाइन। अब एक्टिविटी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस अमाउंट है 50,000 का नया शेयर इश्यू हुआ है, सो दिस इज कैश इनफ्लो। उसी तरीके से 15% डिबेंचर्स भी इश्यू हुआ है, इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर्स। सो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए बैलेंस शीट में कहाँ ध्यान देना है, हमें शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज में ध्यान देना है। सो इट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फंड्स आर अरेंज्ड फॉर ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। और जो भी परसेंटेज वगैरह दिया होता है ये सब हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, और ये 2 बार यूज होते हैं, है ना। इसको आपको समझना है कि वो कहाँ यूज होते हैं। तो हमने इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर्स, एंड दिस इज कैश आउटफ्लो ऑफ ₹7,500। सो ये तीन ही आइटम्स हैं, और इन्हें आप तीनों को आपस में ऐड करेंगे, आएगा कैश इनफ्लो ऑफ 72,500। नाउ अब फर्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज A + B + C। इन तीनों को ऐड करने से आता है 25,000 रुपीज पॉजिटिव, इसलिए हम इसे इंक्रीज कह रहे हैं। अगर आंसर निगेटिव आता तो यहां लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ लास्ट स्टेप में कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमें करंट एसेट्स में दिया हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट करना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये है 70,000 रुपीज, जो कि बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है। तो आंसर आएगा 95,000 रुपीज। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, और ये क्या है, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो हियर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड्स। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बनकर तैयार है, और दी हुई बैलेंस शीट का हर आइटम को हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज किया है। फाइन, आइदर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन से आइटम को कहाँ यूज करना है इसका डिटेल आपको पता होना चाहिए। अगर आप गलत जगह लिख रहे हैं तो स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। फाइन, हालांकि ये आंसर आपका आ जाएगा 95,000, लेकिन आपने आइटम्स को गलत जगह लिखा हुआ है, उसके लिए स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 41। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ निधि लिमिटेड as at 31st March 2022 and 31st March 2021. Particulars, note number 31st March 2022 which is the closing date and 31st March 2021 is the opening date. हमेशा ध्यान दीजिए डेट्स को, कई बार ये रिवर्स दिया होता है। फाइन, इक्विटी शेयर
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 6 लाख से बढ़ करके 8 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख से बढ़ करके 4 लाख हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो 1,50,000 से कम होकर के 1 लाख हो गया है। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है 48,000 से कम होकर के 40,000 हो गया है। फाइन। तो अब आप इसी का डिटेल समझिए कि ये इन्फॉर्मेशन को हमें कहाँ यूज़ करना है। शेयर कैपिटल जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। फाइन। रिजर्व एंड सरप्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होगा। और यहाँ तो सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, आगे हम पढ़ेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। करंट लाइबिलिटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। ओके, आगे क्वेश्चन को देखिए। यहाँ सरप्लस दिया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही आइटम है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें यूज़ करना है, जो मैंने अभी कहा। फाइन। अब एसेट्स में आ जाइए। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है और टेंजिबल में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो 5,60,000 से इंक्रीज होकर के 8,50,000 का हो गया। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,60,000 से बढ़ करके 2,32,000 हो गया। अब करंट एसेट्स में देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹1,34,000 से कम होकर के 50,000 हो गया। इन्वेंट्रीज 82,000 से कम होकर के 76,000 का हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स 92,000 से कम होकर के 38,000 रुपीज़ का हो गया। एंड फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 70,000 से बढ़ करके 94,000 हो गया। नाउ इन्हें हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये भी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ये दोनों है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। और लास्ट स्टेप जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना होता है, उसमें ये दोनों आइटम जाएंगे। न केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट परंतु करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना है, ये रूल है। तो आप इसको ध्यान रखिए। कई बार ऐसे आइटम्स दिए होते हैं बैलेंस शीट में और हम उन्हें छोड़ देते हैं और कहाँ ले लेते हैं, हम उन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले लेते हैं। तो आंसर तो आ जाता है परंतु आपने स्टेप्स में गड़बड़ कर दिया तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे। फाइन। सो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सो यहाँ पर आप समझिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर भी बहुत सारा डिटेल्स होता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन करंट इन्वेस्टमेंट, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन चारों को हमें हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझना है और इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में ही इसे ट्रीटमेंट देना है। सॉल्यूशन 41 में सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से हमें आता है 1 लाख रुपीस। फाइन। अब हम इसमें ऐड करेंगे और हमें इसमें ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि और कोई दूसरा डिटेल यहाँ नहीं दिया है रिलेटेड टू एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, टैक्स वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं दिया है, नॉन कैश आइटम भी नहीं दिया है। तो स्ट्रेट वी विल कम टू दिस स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और इसमें है इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्रीज ₹6,000 थे और ट्रेड रिसीवेबल्स भी डिक्रीज हो रहा है 54,000 से। सो दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। और उसका उल्टा हमें लिखना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल्स इज डिक्रीजिंग बाय ₹8,000। सो इसे हम बाहर लिख देते हैं 60,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़ कम कर देंगे। अब जो अमाउंट आ रहा है दैट इज़ 1,52,000 और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
अब हम दूसरा एक्टिविटी दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमें नॉन करंट एसेट्स पर ध्यान देना है। तो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया है हमने, मतलब खरीदा है कितने का, 2,90,000 का, डिफरेंस इज 2,90,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और ये भी हमने एक्वायर किया है 72,000 रुपीज़ का। सो दोनों कैश आउटफ्लो है, और टोटल आउटफ्लो है 3,62,000 का। सो ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी कैलकुलेट हो गया। अब थर्ड एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज कैश इनफ्लो, क्योंकि इशू करने से कंपनी को पैसा मिलता है। फाइन, 2 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। एंड देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रीपेड, मतलब हमने पैसा दे दिया, दैट इज कैश आउटफ्लो। सो 50,000 रुपीज़ कम हो गया, एंड दिस मच ओनली। सो इट इज़ 1,50,000 कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब जो अमाउंट तीनों से आएगा वो है -60,000 रुपीज़, और इसे हम कहेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, विच इज़ द टोटल ऑफ A, B and C. This is this plus this. Now इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि है करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओपनिंग वाला है ₹1,34,000 का, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस ₹70,000, मतलब हमें इसमें ऐड करना है 2,04,000। सो 60,000 में 2,04,000 सॉरी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अमाउंट आएगा 1,44,000 का। और ये 1,44,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, जिसमें कि करंट इन्वेस्टमेंट्स है 50,000 रुपीज़ का, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94,000 रुपीज़ का दिया हुआ है। सो इन दिस वे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.